देखिए, हमारा मजहब नहीं सिखाता बेगुनाहों की जान लेना, बेगुनाहों को सताना, वरना जुबा करना हमारी कौम से अच्छा और किसी को नहीं आता है। लेकिन फिर भी आज मुसलमान अपने सबर का घूंट पीकर सबर कर कर अगर चुप है तो इसे हमारी कमजोरी ना समझे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। कर्नाटका में होने वाले इलेक्शन और मोदी योगी राज को लेकर किस तरीके से जमकर भड़की आमिना सैयद, एनएसयूआई कांग्रेस की इस युवती ने जमकर लतेड़ा। लोग वहाँ पर जानते हैं, एक भरोसा ऑलरेडी लोग को है वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर, और हम सरकार बना भी लेंगे इंशाल्लाह। तो इस वॉशिंग मशीन का सफाया करने के लिए आप लोग कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन लाना है जो इस वॉशिंग मशीन का सफाया कर दे, जिस तरीके से हर कोई एमएलए, चाहे वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं और अन्य पार्टी का भी हमने एमएलए देखे हैं, चाहे वो शिवसेना को, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है। और तो इससे आप क्या रणनीति अपनाओगे? देखिए, तो करना ही पड़ेगा ना। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस को एक रणनीति अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता को उभर कर आना पड़ेगा, पूरी जनता को एक होना पड़ेगा, तभी हम इनसे लड़ सकते हैं। और तो हमेशा साथ देती है ना, तभी तो कांग्रेस के एमएलए बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, जनता हमारे फेवर में ही है। लेकिन जो ईवीएम है, जो ये सारी चीज़ें हो रही है, उस चीज़ को लेके हमें आवाज़। ईवीएम का मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते हो। जी जी जी। आपकी सरकार, आपकी जो पार्टी की सरकार अगर जीत जाती है, कोई राज्य में जीत जाती है आपकी पार्टी, तब उस टाइम पे तो आप ईवीएम का मुद्दा उठाते नहीं हो। जहाँ आपकी पार्टी हार जाए वहाँ बराबर ईवीएम का मुद्दा है, इसका मुद्दा सब बोलते हो, ये गलत चीज़ है। देखिए, मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझाना बहुत। क्यों नहीं उठाते जब आपकी पार्टी जीतती है किसी राज्य में? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है? क्यों, ऐसी कहाँ पर बात हुई है? हर स्टेट के अंदर हम ईवीएम का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना पिछले स्टेट का ध्यान रखा जा रहा है, उसी तरीके से हम सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जियो वाले ने ये पूरा हैक करके रख दिया है। ठीक है, ईवीएम को हैक करना बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत हद से ज़्यादा ईजी है। आप एक चीज़ समझिए कि जापान ने जब इस ईवीएम को बनाया, जापान खुद वहाँ पर यूज़ नहीं करता इस ईवीएम को, और हिंदुस्तान इस ईवीएम को यूज़ कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? और इलेक्ट्रॉनिक, अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है ना, तो आ जाए बैलेट पेपर के ऊपर एक बार 56 इंच का सीना अपना आजमा ले, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कहाँ है और कौन कितने पानी में है। और अगर मैं बात कर लूँ अभी कर्नाटक के चुनाव की, जो हाल ही में सर्वे आया है, उसमें पूरी तरह हवा जो है कांग्रेस की तरफ है और उधर मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हो? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हवा की तो बात ठीक है, लेकिन ये देश की जनता का प्यार है, ये कर्नाटक की मोहब्बत है, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार गिराने के बाद उसके अंदर कितना कुछ चला है। हलाल, हिजाब, और उसके बाद लिंचिंग, मुसलमानों को मारना, दलितों को मारना, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना, इस चीज़ के ऊपर कर्नाटक की जो जनता है वो वापस से वोट नहीं करेगी। कर्नाटक की जनता एक बहुत ही एजुकेटेड जनता है, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार है, हक पर वोट देने वाले लोग हैं, इसीलिए ये एग्जिट पोल भी दिखाया जा रहा है, और इंशाल्लाह हम वहाँ पर सरकार बना लेंगे। और एक बेहद अहम सवाल, जैसे कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटका में देखा गया था, सुर्खियों में था, लड़कियों को छेड़ा जा रहा था, उनका दुपट्टा घसीटा जा रहा था, और उनके एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया था। आप भी एक कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय से एक ऐसी नेता उभर के सामने आ रही हैं जो हिजाब पहन के काम कर रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं आप हिजाब के मुद्दे पर बात करना चाहेंगे या फिर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को क्या देना? पहले हिजाब के मुद्दे बताइए, क्योंकि आप लगातार हिजाब में रहती हैं। देखिए, हिजाब में रहती हूँ या फिर मैं बिना हिजाब के रहती हूँ, ये टोटली मेरे ऊपर होता है। ठीक है, मैं हिजाब के अंदर रहूँ, एक हम हिंदू औरत को जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप अपना घूंघट उठाकर घूमिए। हम किसी सरदार को ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी पगड़ी उतरवा के घूमिए। ठीक है, हम मोदी जी को ये तो नहीं बोल रहे ना कि आप अपना जो लाखों के जो आप कपड़े पहन के घूम रहे हैं आप वो उतारो, नहीं। तो आप किस हक से हमको ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप हिजाब उतार कर बात करिए हमसे? और हिजाब पहन के इनको क्या तकलीफ़ है? देखिए, हिजाब से इनको कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैं आपको सीधा सीधा एक रीज़न बता देती हूँ। उस टाइम पे ना यूपी के अंदर चुनाव चल रहे थे और कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, और कोई मुद्दा नहीं था यूपी के अंदर और आग भड़काने की, इसीलिए कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा उठाया गया और इसके अंदर पूरे देश भर के अंदर आग लगा दी गई। किसी का कुछ नहीं गया। जो बच्चियाँ थी जिनको एग्ज़ाम्स के अंदर बैठने नहीं दिया, सारा नुकसान माइनॉरिटी का ही हुआ। देखिए, हमेशा माइनॉरिटी को ही टारगेट किया जाता है, हमेशा माइनॉरिटी के ऊपर ही चीज़ें बोली जाती है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ मैं समझती हूँ कि कर्नाटक के लोग फिर से इस चीज़ को ना ध्यान देकर अच्छाई की तरफ और एक अच्छी सरकार बनाने की तरफ वोट करेंगे।
अभी अगर मैं बात कर लूँ यूपी की, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रति बुलडोज़र को मान लिया है, न्याय का प्रति बुलडोज़र को मान लिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो एक काम कीजिए, आप लोग पुलिस चौकी को ताला लगा दीजिए, आप लोग कोर्ट कचहरी को ताला लगा दीजिए। आप जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स है या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ से आपको न्याय मिलता है, जहाँ से लोग पुकार लगाते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट से, ये सारी चीज़ों को आप ताला लगा दीजिए ना। आप एक काम कीजिए, आप यही चीज़ करिए। और आप मेरी एक बात समझिए कि वो इंसान है, वहाँ का जो सीएम है, मैं तो बोलूँगी कि वो एक रोगी है, ठीक है। और वो एक रोगी एक पंडित है। पंडितों का काम होता है धर्म के लोगों को लेकर चलना, धर्म के लोगों को अच्छी बातें सिखाना। अगर हम देश ऐसे आतंकवादियों के हाथ में दे देंगे तो आप इनसे और किस चीज़ की मांग करते हैं? ये तो देश ऐसे ही चलाएंगे ना। ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को आप नया नाम दे रहे हैं, योगी से रोगी। देखिए, मैं नहीं दे रही हूँ, ये हमारी जनता ही बोलती है, हम कौन होते किसी को नाम देने वाले। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जब से ये आया है ना, पूरा यूपी के अंदर रोगी लग चुका है, तो बेहतर होगा कि हम उसे योगी से रोगी ही बोले। और अगर मैं बात कर लूँ यूपी में क्राइम रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है क्यों इस तरीके? आप क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, आप ये चीज़ देखिए कि वहाँ पे जो है कारें अचानक पलट जाती है। अगर आप कुछ मुंह से अपने जवाब निकालो, सवाल पूछो, तो वहाँ पर सीधा बुलडोज़र लेके घरों के ऊपर चला दिया जाता है। अरे एक इतना फेमस इंसान, इतना नामचीन इंसान को मीडिया के बीच में, पुलिसों के बीच में लेकर उसको माँ को मारे जाते हैं। मुसलमानों को किस हालत के अंदर मारते वो लोग? जब वो नमाज़ पढ़ रहे होते, जब वो इबादत करते होते। अगर मुझे एक चीज़ आप बताइए कि आपको कोई नमाज़ पढ़ते हुए, आपकी कोई ऐसी रातों की नींदों के अंदर आपको कोई ऐसे घर के अंदर घुस के मार दिया जाए तो आप क्या समझेंगे? सबसे पहली बात तो एक चीज़ आप समझिए कि यहूदी जो है, ठीक है, वो मस्जिदुल अक्सा पर कब्ज़ा नहीं करना चाह रहे। यहूदी जो है वो मस्जिदुल अक्सा को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं, मतलब शहीद करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग का ऐसा बोलना है कि वहाँ पे हैकल सुलेमानी बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह है, मंदिर हिंदुओं की इबादत की जगह है, उसी तरीके से हैकल जो है वो यहूदियों की इबादत की जगह है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जगह है वो हैकल है, यहाँ पर सुलेमानी बनना चाहिए, इसीलिए वो हर साल बेगुनाह मुसलमानों को बार बार मारे जा रहे। देखिए, सिर्फ वहाँ फ़िलिस्तीन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, माइनॉरिटीज़ को पूरे देश भर में मारा जा रहा है। मुसलमानों को हर जगह मारा जा रहा है, हर जगह टॉर्चर कर दिया जा रहा है। क्यों गलती उनकी इतनी सी है कि ये सिर्फ मुसलमान है। और आपसे एक अहम सवाल ये रहेगा कि आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से काम करती है, ज़मीनी स्तर पे काम करती है, लोग उन्हें चुन के भी देते हैं, मगर आपके नेता और विधायक हो बिक जाते हैं। तो ऐसे में जो अभी महाराष्ट्र में भी जल्दी हाल ही में चुनाव होने वाला है, क्योंकि जो पार्टी है अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, तो उसके लिए आप लोग की कुछ रणनीति बनाई गई है, उस बारे में आपका क्या? देखिए, फ़िलहाल महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स है, ये महाविकास आघाड़ी इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, ये बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं इस चीज़ को। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर आज तक की जितनी भी सरकारें चलती आई, महाविकास आघाड़ी जैसी सरकार आज तक महाराष्ट्र के अंदर कभी नहीं बनी, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक वक्त था जब राइट्स हो रही थी, तलवारें चल रही थी अजान के मुद्दे पर, लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, हिजाब के मुद्दे पर। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के अंदर जो हमारे सीएम थे, रिस्पेक्टेड उद्धव ठाकरे जी, मैं बोलूँगी कि आपको रिस्पेक्ट है, सलाम है, और सारे महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता हैं उन सबको सलाम है। और मैं नहीं, पूरा महाराष्ट्र फिर से ये चाहता है कि महाविकास आघाड़ी ये बार बने। और जो भी विवाद चल रहे, ठीक है, हर स्टेट के अंदर देखिए विवाद चलते ही है, चुनाव से पहले काफ़ी विवाद चलते ही है, तो विवाद का ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ के ऊपर मतलब नेगेटिव में ले, ठीक है, उस चीज़ को हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। और हम फिर से पूरे महाराष्ट्र की जनता, हम मुंबईकर फिर से ये चीज़ चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर फिर से महाविकास आघाड़ी आए और वापस से हम पर रूल करे। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपके, क्योंकि आपने भी कहा अजान के मुद्दे को लेकर, लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में विवाद चल रहा था, जिसमें राज ठाकरे ने भी बयान दिया था, देश के अलग अलग राज्यों से बयान आया था, कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया गया, तो कई मस्जिदों के पास विवाद किया गया। अभी रामनवमी में हमने देखे कि मस्जिदों के बाहर किस तरीके से विवाद हुआ। इस पूरे मामले को देखते हुए मुसलमान कब तक जुल्म सहेगा, खामोश रहेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा मज़हब नहीं सिखाता बेगुनाहों की जान लेना, बेगुनाहों को सताना,
वरना जुबा करना हमारी कौम से अच्छा और किसी को नहीं आता है। लेकिन फिर भी आज मुसलमान अपने सब्र का घूंट पीकर सब्र कर कर अगर चुप है तो इसे हमारी कमज़ोरी ना समझे। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी सारे मुसलमानों से कि आप अपने बच्चों को ना जब पढ़ाते हो तो साथ ही साथ संविधान, हिंदुस्तान का संविधान भी पढ़ाए। क्योंकि आज जब मैं बोल रही हूँ ना तो अब मुझे नहीं पता है कि अब मेरे साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन अगर मुझे मेरा संविधान पता है तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं कुछ भी चीज़ें बोल सकती हूँ किसी को भी बिना ठेस पहुँचाए। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुसलमानों को कमज़ोर ना समझे और जब भी बात आती है मुसलमानों पर, मुसलमान एक होकर उस चीज़ का सामना करे। देखिए मुसलमान चुप इसीलिए है ना कि हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें भड़के नहीं, कुछ दंगे ना हो। वरना मैंने अभी एक चीज़ बोली ना कि जुबा करना मुसलमानों से बेहतर और कोई नहीं जानता, तो इस चीज़ को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या वो वक्त आ चुका है ईंट का जवाब पत्थर से देने का? मुझे नहीं लगता और हम कभी ऐसा देंगे भी नहीं, क्योंकि मुसलमान वो कौम है जो ये सारी चीज़ों में, हमारा इस्लाम का मतलब ही पीस है, सुकून है, शांति है, मज़हब एक बहुत ही अच्छा मज़हब है हमारा। तो इसी चीज़ के ऊपर तो पूरे देश भर के ये भारतीय जनता पार्टी को अंगार लग चुकी है। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि इस्लाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक ने इसके अंदर लचक दी है। इसको जितना दबाया जाएगा ये उतनी और तेज़ी से उछलेगा और ये बढ़ भी रहा है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस स्टूडेंट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने सारे मुद्दे पर बेहद संजीदगी से और अच्छे से हमें जवाब दिया है। कैमरा पर्सन नेहा शेखिया, जैन सैयद, मुंबई टीवी।